नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे। आपने सही पढ़ा, कोरोना वर्सेस बंगाल का द्वैत शासन अर्थात बंगाल में अकाल। आपको जानकर भी हैरानी होगी, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जितने लोग मारे गए, अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से केवल बंगाल के अंदर बंगाल की जनसंख्या का 33% लोग केवल भूख की वजह से मारे गए थे। आइए, आज मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करने वाला हूँ वह है बंगाल में द्वैत शासन। कि बंगाल में किस तरह बंगाल में अंग्रेज़ों की रणनीति कैसी थी, किस तरह यूरोप वासियों ने हमारा अधिक मात्रा में शोषण किया और किस तरह किसानों का अधिक मात्रा में शोषण किया और धन की निकासी अधिक मात्रा में शुरू की। आइए आज इस पर बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बड़े ही गहन तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह बंगाल में पर्सन कैसे बन सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है। आप पर्सन के साथ साथ किस तरह, जब तक आप किसी चीज़ का सब्जेक्टिव नहीं सीखेंगे, पर्सन आपका कभी नहीं हो सकता, वो कंप्लीट टॉपिक नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ का, किसी भी टॉपिक का आप डिस्क्रिप्टिव सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? जिस तरह हालात बदल रहे हैं और जिस तरह लगातार पेपर का पर्सन आने वाले समय में पेपर का स्टाइल भी लगातार बदल जाएगा। इसी तरह आपको ट्रेंड होना पड़ेगा और मैं आपको ट्रेंड करने के लिए हूँ। चलिए तो बात करते हैं बंगाल में द्वैत शासन की। बंगाल में द्वैत शासन किस तरह, आज अगर इसकी तुलना वर्तमान के कोरोना वायरस से करी जाए तो आपको कोरोना वायरस का असर कम और केवल ओनली बंगाल के अंदर कोरोना वायरस बंगाल का अकाल आपको अधिक दिखाई देगा। अगर इसकी अपेक्षा और तुलना की जाए तो बेहतर होगा। आज आपको समझना ही होगा कि किस तरह यूरोप वासियों ने हमारे यहाँ बंगाल में द्वैत शासन अपनाकर किस तरह द्वैत शासन अपनाया है, क्या था द्वैत शासन, किस तरह बंगाल में अकाल पड़ा, किस तरह यूरोप वासियों ने भारत के अंदर अधिक मात्रा में किसानों का, मजदूरों का और हमारे यहाँ भारतवासियों का शोषण किया। आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं बच्चों, जो आपको इधर नहीं दिखाई देगा तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा, कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पहले आपको कुछ फैक्ट्स नोट करवाऊँगा। फैक्ट्स जो तथ्य होंगे वे तथ्य आपको नोट करने होंगे। जो मैं बोलूँगा वो आपके लिए पूरी तरह एक नोट्स होगा। वो नोट्स आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। वो सब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। मेरा आज जो पढ़ाने का स्टेटस और स्टाइल होगा वो लगातार बदल जाएगा। मैं किसी भी टॉपिक को लेकर बहुत ही गहन तरीके से बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। जहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की आकांक्षाएं या चांस होंगे तो वहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जहाँ ऑब्जेक्टिव चांस होंगे वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शायद जितने मैं डेप्थ में बात करूँगा शायद ही आपने कभी इतने डेप्थ में बात सुनी हो। जिस तरह का पर्सन बन सकता है या बना हुआ है या बन सकते हैं या बनेंगे, इन सभी पर्सनों पर बात करूँगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे तो तभी कभी आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, मैं बात करने वाला हूँ बंगाल में द्वैत शासन। अगर द्वैत शासन को केवल एक लाइन में समझा जाए तो द्वैत शासन का मतलब दोहरा शासन होता है। द्वैत शासन का मतलब दोहरा शासन होता है। मैंने बोला, जो मैं आपको बोलूँगा वो पूरी तरह आपके लिए एक नोट्स होगा। जो भी बात आपको अच्छी लगती हो, मैं पर्सन भी साथ साथ बताऊँगा। जो भी बात आपको अच्छी लगती हो आप उसे कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक रहा बंगाल में? अगर हाँ, मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ। अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो कृपया करके पहले आप उसे देखिए, तभी बंगाल में द्वैत शासन समझ में आएगा। बंगाल में बेटी शक्ति का विकास वाला वीडियो यानी पहला वीडियो आपको जरूर देखना होगा, तभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ तभी समझ में आएगा। वरना समझ में तो आएगा, कम समझ में आएगा और आप बेहतर तभी समझेंगे जब आप बंगाल में बेटी शक्ति के विकास का पहला वीडियो देखेंगे। आइए जानते हैं बंगाल में द्वैत शासन किस तरह, कब से कब तक रहा बंगाल में द्वैत शासन। 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक, यानी 65 से लेकर 5 और 2 7 साल तक। ये 7 साल का काल अकाल में बदल गया। 7 साल का काल अकाल में बदल गया। धीरे धीरे किस तरह बंगाल में द्वैत शासन एक अकाल के रूप में अकाल का रूप धारण कर लिया। किस तरह भूखमरी और अकाल पड़ा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे बंगाल द्वैत शासन का जो मतलब होता है, द्वैत शासन का एक ही मतलब होता है दोहरा शासन। कि किस तरह आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब बंगाल में बेटी शक्ति का विकास पढ़ाया था तो बताया था बंगाल का जो अंतिम नवाब था, वो नाम मात्र का नवाब, उसका नाम था मिर्जाफर के बाद जो था उसका नाम था नवाजुद्दौला। नवाजुद्दौला को 53 लाख रुपए सालाने दिए जाते थे, उसे पेंशन दी जाती थी। यानी बंगाल का जो नवाब था उसे 53 लाख रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी। तो उसके पश्चात अंग्रेज
दीवानी थी, जो दीवानी, देखो समझाता हूँ आपको। ये होती थी दीवानी, दीवानी और निजामत, निजामत, निजामत। एक तो दीवानी, एक निजामत। अब आप सोचोगे दीवानी क्या होती थी और ये निजामत क्या होती थी। जो दीवानी होती थी इसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार और राजस्व वसूलना, यानी जमींदारों से टैक्स वसूलना या टैक्स वसूलना और राजस्व इकट्ठा करना या पैसा इकट्ठा करना या वित्तीय संसाधन, वो इनके पास होता था, उसे बोलते थे दीवानी। यानी जो दीवानी क्षेत्र थे वे तो अंग्रेजों के पास थे, दीवानी क्षेत्र अंग्रेजों के पास थे, अंग्रेजों के समझे ब्रिटिश सत्ता के हाथ में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अर्थात ऐसे कह सकते हैं निजामत यानी जो न्याय का अधिकार, निजामत या न्याय का अधिकार, न्याय का अधिकार या सुव्यवस्थित करना, राज्य को राज्य अर्थात बंगाल को सुव्यवस्थित करना, बंगाल को सुव्यवस्थित करना, वो किसके पास था? निजामत के पास। निजामत तो पूरा का पूरा बंगाल इस प्रकार का शासन पूरे बंगाल में चल रहा था। एक शासन, दो शासन। तो इस तरह का जो शासन आपको दिखाई देगा, न्याय कोई और कर रहा है, न्याय किसी और के द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन किसी और के द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह का जो शासन होता है वो शासन द्वैत शासन कहलाता है। इस तरह का शासन आपको बंगाल के अंदर दिखाई देगा। पहले आप बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास का वीडियो देखिए और अच्छा समझ में आएगा, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। तो दीवानी क्षेत्र और निजामत क्षेत्र, निजामत क्षेत्र मुगलों के पास और दीवानी क्षेत्र ये अंग्रेजों के पास। तो इस तरह का शासन द्वैत शासन कहलाता है। लेकिन आपको बताऊं, द्वैत शासन की नींव रखने वाला भारत में ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसने भारत में द्वैत शासन की नींव रखी, तो उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1758 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर बन के आया था। उसका एक अलग काल है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको याद रखना, अगर बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो याद रखना कौन सा कंपनी का गवर्नर था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपको पता होना चाहिए, आप इसे काफ़ी में नोट कर सकते हैं। चलिए और कहाँ बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे आपके साथ। जिस समय बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था उस समय कंपनी का गवर्नर कौन था, तो याद रखिए उस समय कंपनी का गवर्नर था काटियार भी बोलते हैं, काटियार भी लिखा है कुछ किताबों में। तो आपको टेंशन लेने को ऐसा नहीं, आप इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। अगला पॉइंट ये जो द्वैत शासन जैसा शब्द है, ये द्वैत शासन जैसा शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो उसका नाम भी आज आपको लिखना जरूरी है। उसका नाम है लियोन क्वार्टिस। दोनों पर्सन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने डाली, तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल में द्वैत शासन जैसे शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिए लियोन कार्टिस। मैंने ये टॉपिक बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया और आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। चलिए, अभी हमने आपको 2 फैक्ट्स बताए, 2 से 3 फैक्ट्स बताए। आप इन्हें कॉपी में नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट ऐसे करके लिखते चलिए और कॉपी में हेडिंग बनाइए हम बंगाल में द्वैत शासन और ब्रैकेट में लिखिए 1765 से लेकर 1772 तक। तब तक ही क्यों रहा, तब तक उसके बाद एक एक्ट आ जाएगा, उसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा कंपनी को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। समझिए, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिए कि बंगाल में द्वैत शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। आप इस जैसे मैं बोलूँगा आप उसी तरह नोट्स में मेंशन करते चलिए। बंगाल में द्वैत शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। चलिए लिखते चलिए और ब्रैकेट में लिखिए 1765। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बताता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप सुनिए। उसका मूल द्वैत शासन का उसका मूल तत्व यह है, द्वैत शासन का मूल तत्व यह है कि बंगाल में वास्तविक निजामत और दीवानी, यानी वास्तविक निजामत मुगलों के पास, वास्तविक निजामत मुगल के पास और दीवानी, जो दीवानी क्षेत्र थे वे अंग्रेज या कंपनी के पास होते थे। वास्तविक निजामत
अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक निजामत मुगलों के पास और दीवानी कंपनी के पास होती थी। दीवानी आप समझ गए किसे कहते हैं और निजामत आप समझ गए किसे कहते हैं। यानी दीवानी का यह मतलब है कि अगर जो कंपनी होती थी, जो टैक्स किसानों से या जमींदारों से जो टैक्स वसूलना होता था, वो किसके पास था, वो उस क्षेत्र को बोलते थे दीवानी। जो वो था तो उस क्षेत्र को बोलते थे दीवानी। तो दीवानी वाला जो क्षेत्र था वो था अंग्रेजों के पास, और जो निजामत वाला क्षेत्र था वो था मुगल के पास। और मुगल सम्राट उस वक्त कौन था, तो याद रख, मुगल सम्राट नहीं, बंगाल में मुगल जो नवाब था, मुगलों का नवाब था बंगाल में, तो वो था नजमुद्दौला। और नजमुद्दौला चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, हमने आपको बताया था। उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए, और हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी उसकी कहानी नजमुद्दौला की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या था, उत्तरदायित्व नवाब के पास, लेकिन सभी अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के एकाधिकार के लिए पूर्व की ओर भेजा गया था। पूर्व जितने पूर्वी राज्य थे उनकी ओर भेजा गया था अधिकार करने के लिए। उस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था, व्यापार करना, ना कि राजनीतिक क्षेत्र, ना कि राजनीति करना, राजनीति में हस्तक्षेप करना। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सब शासन नहीं लिया, उन्होंने द्वैत शासन अपनाया। क्यों, क्योंकि उनका एक ही अल्टीमेट गोल था, वो था व्यापार करना, ओनली व्यापार, अधिकार नहीं, ओनली व्यापार, इनका नारा था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी, परंतु वास्तविक अधिकार कंपनी के हाथों में रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी और निजामत भारतीयों के माध्यम से करती थी। क्यों, अब आप समझ गए होंगे, आपको पता होना चाहिए क्यों। जो गद्दी पर तो कौन बैठा था, जो नवाब था। नवाब किसे बनाया गया था, नजमुद्दौला को इसलिए नवाब बनाया गया था ताकि कोई विद्रोह उत्पन्न ना हो सके, और कंपनी अधिक मात्रा में भारतीयों का शोषण कर सके। अल्टीमेट गोल यही था। अधिकार किसके पास था, कंपनी के। उत्तरदायित्व किसके पास था, नवाब के। तो इस तरह का जो शासन आपको दिखाई देगा, इस तरह का शासन द्वैत शासन कहलाता है। अगर अधिकार कंपनी के पास हो, लेकिन उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अगर नवाब के पास हो, तो इस तरह का जो शासन होगा वो शासन आपका कहलाएगा द्वैत शासन। 1765 से लेकर 1772 तक दिखाई देगा। इस समय कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को भी माना जाता है, लेकिन एक और माना जाता है, कार्डियार जिसे बोलते हैं, वो 1769 से लेकर 1772 तक रहा। कार्डियार जिसे बोलते हैं वो 1769 से लेकर 72 तक रहा। आपको बताऊं बच्चों, ये जो है समय आप देखते होंगे, इस टाइम का जो समय था 1770 का समय, उसे कोई नहीं भूल सकता। बंगाल में सबसे भयानक समय था वो उस वक्त। कहा तो इस तरह जाता है कि जो बंगाल था, बंगाल के अंदर इतनी भूखमरी थी कि लोगों ने एक दूसरे का मांस भी नोच कर खाया था। इस तरह का अकाल बंगाल में आपको दिखाई देगा। अब आप बताओ, भूखमरी बढ़ी कि कोरोना बढ़ा? तो आप भूखमरी को प्राथमिकता देनी होगी आपको। भूखमरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोरोना से बच सकते हैं आप, लेकिन भूखमरी का इलाज नहीं। चलिए, अब आप कॉपी मैटिंग बनाइए। बंगाल में द्वैत शासन के परिणाम, पीसीएस में हूबहू यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बंगाल में द्वैत शासन के क्या परिणाम हुए, या आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बंगाल के परिणामों पर विचार कीजिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कथन दे जाएगा। आपको बताना होगा पहला सही, दूसरा सही, ये पहला तीसरा सही, या 1 2 3 सही, या 1 2 3 में से कोई भी नहीं सही। चलिए, तो पहला पॉइंट आप कॉपी मैटिंग बनाइए। रिजल्ट क्या रिजल्ट निकल कर आया, परिणाम क्या हुआ? जो बंगाल में द्वैत शासन था, अभी आपने समझा द्वैत शासन किसे कहते हैं, किसके समय में आया, किसने नींव रखी, किसने शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया। अब आप समझने वाले मेरे साथ कि इसका परिणाम क्या हुआ, बंगाल में इसका परिणाम क्या हुआ। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ने निजामत अपने हाथों में रख लिया, परंतु कानून व्यवस्था में रुचि नहीं थी। याद रखना, कंपनी ने निजामत और दीवानी अपने हाथों में ले ली, लेकिन वास्तविक नहीं,
वास्तविक जो निजामत और दीवानी थी वो उनके हाथ में थी, लेकिन अधिकार नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था में जो कानून व्यवस्था थी उसके अंतर्गत उन्हें रुचि नहीं थी। आप इस पॉइंट में नोट में मेंशन कर सकते हैं। परिणाम में पहला, कंपनी ने निजामत और दीवानी अपने पास तो रखा, परंतु उन्हें कानून में रुचि नहीं थी। इनकी रुचि राजस्व वसूलने पर थी। आप लिख सकते हैं इनकी रुचि, ये रुचि समझते हैं इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट राजस्व वसूलने पर था। तो आप लिखते जाइए। परिणाम स्वरूप बंगाल में शासन व्यवस्था ठप पड़ गई। अब एक बात बताओ आप, जैसे बंगाल के अंदर जब आपकी जो शासन व्यवस्था ही होगी, शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों के हाथों में नहीं होगी, जो नवाब होगा वहाँ का वो भी पेंशन लेके जी रहा होगा, 53 लाख रुपये उससे जाते होंगे, तो फिर क्या होगा देश का? सोचो, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अंग्रेजों के पास, और जो न्यायपालिका वो नवाब के पास, तो किस तरह का प्रशासन ना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब किसी देश का जब प्रशासन धीरे धीरे ठप होने लगता है ना, तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। जिस देश का प्रशासनिक ढांचा ही बेकार हो। आपको उदाहरण देता हूँ, 1980 का लगभग जब वहाँ राजीव गांधी की सरकार थी, हालत बहुत ख़राब दिखाई देगी आपको। 1984 के बाद, हाँ 1987 और 89 का जो दिखाई देगा आपको, जो शासन दिखाई देगा वो राजीव गांधी का शासनकाल था। उस टाइम पे भी बहुत बुरा अकाल पड़ा हुआ था, समझे? तो बाद में बताऊंगा। जिस तरह की कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ का प्रशासनिक ढांचा सही नहीं होगा ना, तो याद रखना वो देश कभी भी कुशल और समग्र और विकसित देश हो ही नहीं सकता। समझिए आप, मैंने बताया पढ़ने का तरीका आपके आज के जोड़ने तो होगा सर, इस तरह पढ़ना होगा ताकि आप इस आज जोड़कर रिलेट करके पढ़ सको। जो आप कहानी सुनते होंगे उस कहानी से पर्सन नहीं हो सकते, पर्सन इस तरह बनते जो मैं बताऊंगा। यहाँ तो बनते पहले लोगों को सुनने की आदत डालो। हाँ, तो कंपनी, पहला पॉइंट आपने नोट किया होगा, कंपनी ने निजामत और दीवानी अपने पास रखी। जो कंपनी थी उसने निजामत और दीवानी अपने पास रखी, लेकिन कानून व्यवस्था में रुचि नहीं थी। अर्थात जब कानून व्यवस्था में अंग्रेजों की रुचि नहीं आती, अगर अंग्रेज अपने हाथ में ना कानून व्यवस्था रखते तो शायद इतना बुरा काल ना पड़ता। क्यों? उन्हें रुचि नहीं आती। लेकिन जो इंग्लैंड होगी, इंग्लैंड को तो आपने सुना होगा, जो संसाधनात्मक प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ वहीं से ही अपनाई गई। वे लोग इतने डेवलप थे, आज हम इतने डेवलप नहीं हो पाए जितने लोग में डेवलप थे, समझे? देखो पहले कितना लूटा गया भारत को। वास्तव में भारत को वाकई में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा थोड़ा ही कहा जाता था। जितने यूरोपियन कंट्री सारे लूट कर ले गए, अहमद सामदाली हो, नादिर शाह हो, इतने व्यक्ति लूट कर ले गए। हम यहाँ तो ले गए, आज में अपना घर भर बैठे। आज तक देखो बड़ा चढ़ाई दिखाते हैं अपने आप, हमारी जीडीपी इतनी, हमारी जीडीपी इतनी, हमारी जीडीपी इतनी। यहाँ देखो इससे ज़्यादा जीडीपी दिखाई देगी आपको। देखो धीरे धीरे समझो मेरे साथ, आओ। चलिए, परिणाम फर्स्ट आपने लिख लिया होगा, कानून व्यवस्था में रुचि नहीं थी, बंगाल में शासन व्यवस्था क्या हो गई? ठप पड़ गई। आप इस तरह ही लिखते जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब शासन व्यवस्था ठप हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? तो बंगाल में ना चारों तरफ अकाल और अराजकता का भी मतलब होगा भ्रष्टाचार। चारों तरफ भ्रष्ट अराजकता चारों तरफ फैल गई। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यानी जो भी अधिकारी होते थे, जो योजनाएं बनाती थी, जो कंपनी योजनाएं बनाती थी, कंपनी जो भी योजनाएं बनाती थी वहाँ के लिए, तो वे कभी भी किसी व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी। योजनाएं तो बनाना बहुत दूर की बात, वहाँ के जो किसान थे ना, उन किसानों को जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था। जो बड़े जमींदार होते थे, बड़े जमींदार हमेशा जो इंग्लैंड के अधिकारी हुआ करते थे, इंग्लैंड के अधिकारी तो मिले हुए थे, वे जो किसान हुआ करते थे, जब किसानों के यहाँ फसल ना हुई, छोटे किसान हुआ करते थे, तो जो बड़े जमींदार होते थे, जमींदार उनकी फसल हड़प लेते थे और अधिक मात्रा में शोषण करते थे। और जो जमींदार होते थे, केवल जमींदार वर्ग ही खुश रहता था। बाद में जमींदारों का भी शोषण होगा। तो जमींदार जो वर्ग होगा, जमींदार वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला हुआ था और टैक्स वसूलते थे और उन्हें देते थे। एक समय तो ऐसा आया, ना तो जमींदार के पास कुछ बचा, ना वहाँ के लोगों के पास कुछ बचा। 1770 का समय था। उस टाइम बंगाल में बहुत अधिक मात्रा में लूटपाट पड़ी और इतना भयंकर अकाल पड़ा। कहा तो इस तरह जब वो एक सूखा भी उसी साल आया, खेतों में कोई फसल नहीं हुई। किसानों ने फसल उगाना ही बंद कर दिया। क्यों? जितना फसल उगाते थे अंग्रेज उससे ज़्यादा वसूलते थे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, आपके खेत के अंदर अगर 2 बोरी अनाज हुआ तो लेकिन किसानों को 5 बोरी देनी है, बताओ कहाँ से देंगे? तो किसानों ने फसल उगाना ही बंद कर दिया। इस तरह का जो समय आपको दिखाई देगा, आप इसे किसानों को शोषण कहो, ठीक है, इसे शोषण कहो। किसानों ने फसल उगाना ही बंद कर दिया। दूसरी मात्रा में कुछ किसानों ने फसल भी उगाई तो ऊपर तो सूखा पड़ गया। जैसे ही सूखा पड़ गया, अल नीनो का प्रभाव हुआ। भूगोल में पढ़ाऊंगा अल नीनो क्या होती है, उस टाइम तो इतनी जानकारी नहीं आती भूगोल वालों को, समझे? तो अल नीनो का प्रभाव हुआ तो क्या हुआ? अधिक मात्रा में सूखा पड़ा और कोई भी फसल नहीं हुई। जो वहाँ आपको बताऊं, जो पूरा बंगाल हुआ करता था, पूरा का पूरा जो बंगाल हुआ करता था, वहाँ कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। तो लेकिन
वहाँ जो कंपनी थी ना, कंपनी का एक ही काम था कि ये काम करो, इन्हें प्रमोट करो एक ही चीज़ के लिए कि रेशम का उत्पादन तो करो, लेकिन कच्चे रेशम का उत्पादन। लेकिन जो बंगाल के लोग थे उनका एक ही काम था, रेशम भी उत्पादन करना और कपड़े भी उसी जगह बनाना, और भारत में वितरित करना, अलग अलग देशों में वितरित करना। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उन्होंने फोर्स किया, हतोत्साहित किया, उन्होंने मना कर दिया कि तुम कपड़े यहाँ नहीं बनाओगे, हम कच्चा माल यहाँ तक जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड लेके जाएंगे, और जैसे इंग्लैंड लेके जाएंगे और फिर कपड़े लेके आएंगे और अधिक मात्रा में बेचेंगे। इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, मैन्युफैक्चरिंग करके और यहाँ लेकर आना, इसे कहते हैं अधिक मात्रा में शोषण करना। आगे जाकर आप देखोगे ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे आप आगे चलोगे ऐसा ही हुआ, रेशम का उत्पादन बंद कर दिया गया। समझे, उन जो जुदाई थे उन्हें कहा गया एक कि आप एक काम करो, जो यहाँ कच्चा रेशम होगा, कच्चे रेशम का उत्पादन करके सिर्फ जो धागे होंगे, सूत के जो धागे होंगे ना, उन्हें काटते जाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, उन्होंने ये काम करना उचित नहीं समझा क्योंकि उन्हें मुनाफा नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे भी कटवा दिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह प्रशासन व्यवस्था ठप हुई और किस तरह अराजकता फैली पूरे बंगाल के अंदर, और किस तरह किसानों को शोषण होना स्टार्ट हुआ। आइए जो मैंने आपको पॉइंट बोल के बताया भी समझाएं, उन्हें मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ ताकि आप भूलो मत, समझे, ताकि आप जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कि आप चाहे आप BA कर रहे हो, चाहे आप MA कर रहे हो, किस तरह की कभी पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फिर बंगाल में द्वेष शासन का परिणाम पढ़ना पड़ेगा, तो आपको सब्जेक्टिव तो इससे लिखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा और आप भूलेंगे भी नहीं। सेकंड पॉइंट, परिणाम में आप सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट में व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। अब आप सोचेंगे व्यापार वाणिज्य क्या होता है। व्यापार वाणिज्य का ये मतलब होता है कि व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। जो वहाँ के लोग थे ना, बंगाल के अंदर जो लोग रहते थे, वहाँ के लोगों ने व्यापार करने एक दूसरे के साथ बंद कर दिया। कंपनी ने बोला हम जो बोलेंगे वो होगा, हम टैक्स निर्धारित करेंगे। उस समय कोई MSP नहीं था। MSP दैट्स मीन था न्यूनतम समर्थक मूल्य, न्यूनतम मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं, उस टाइम पर वो नहीं था। देखो हमने बताया किसान की दो ही प्रॉब्लम हो, आज भी और पहले भी यही प्रॉब्लम थी। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, UPSC तो ऐसे प्रश्न पूछेगा क्या उस टाइम के समय में किसान और आज के समय में किसान क्या अंतर दिखाई देता, तुलना करके लिखो। उस टाइम भी किसानों को शोषण होता था, आज भी किसानों को शोषण हो रहा है नहीं। जो आप आज का 2020-21 का बजट दिखा देगा, उसके अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को लगा था कि इसके अंदर कुछ आकांक्षाएं और भावनाएं दिखाई देगी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक दैट इज द नॉर्मल बजट दिखाई देगा आपको इस साल का 2020-21 का। मुझे लगा बजट को ना रेखांकित किया जाना चाहिए, दोबारा उसे बनाना चाहिए। चलिए भाई बाद में बात करेंगे, पहले इस पर बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो उस टाइम में जो किसान होते थे ना, किसान की दो ही प्रॉब्लम हो, आज भी है और बाद में भी यही प्रॉब्लम होती है किसानों को। अगर किसान के पास फसल होगी, फसल ना हुई, फसल बेकार हुई, फिर फसल बर्बाद होगी तो किसान मारा गया। अगर फसल अच्छी हुई और फसल ज़्यादा मात्रा में हुई तो तब भी किसान मारा गया। पूछो कैसे? अगर फसल ना हुई वो तो आप समझ गए होंगे, पर किसान कैसे मारा। फसल कम हुई आप समझ गए होंगे, फसल बर्बाद होगी आप समझ गए होंगे कि किसान क्यों मारा गया, क्योंकि उसकी फसल का नुकसान होगा। लेकिन फसल ज़्यादा हुई तो किसान क्यों मारा गया? किसान इसलिए मारा गया क्यों, सरप्लस अधिक मात्रा में होगा ना, और जैसे ही कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो जाएगी उसका दाम घट जाएगा। उसका दाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसका दाम घट जाएगा। और जैसा खेतों में अनाज अधिक मात्रा में होना स्टार्ट हो गया, जैसे अनाज अधिक मात्रा में होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जो गेहूँ था ना उसका मूल्य 500 रुपये पर क्विंटल चला है। इसे कहते हैं किसानों का शोषण होना। इसलिए कहते हैं किसान आत्महत्या करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए वर्तमान सरकार ने अब तो बहुत सुविधा दिखाई देगी आपको, इसलिए तो MSP बनाया ताकि एक न्यूनतम रेट प्राइस फिक्स किया जा सके। इसे तो बोलते हैं MSP, इसे तो बोलते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य, समझे। तो इसे कहते हैं वर्तमान तक और उस समय तक आज तक रिलेट करके पढ़ना, समझिए। तो उस समय तक और आज के समय तक रिलेट करके पढ़ना, तो आपको पता नहीं लगने का आप हिस्ट्री पढ़ रहे कि करंट पढ़ रहे। सब बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, इसे जोड़कर पढ़ना आज तक, ताकि आप इसे देख कर केंद्र में रख कर पढ़ सको। देखते हैं जो एक अधिकारी हो ना, उसका दिमाग कहाँ तक जाता है, और वो पुरानी चीज़ों को लेकर क्या सोच सकता है और आज की चीज़ों को लेकर क्या सोच सकता है। ये हो एक अधिकारी की थिंकिंग, ये हो एक ऑफिसर की थिंकिंग, यही होनी चाहिए। ठीक, आपका दिमाग और दायरा कहाँ कितना बड़ा। यूँ नहीं है कि आप बंगाल में द्वेष शासन पढ़े तो बंगाल में द्वेष शासन में उलझ कर आएंगे। आप क्या सोच सकते हैं इस टॉपिक को लेकर, इतना बड़ा दायरा होना चाहिए आपका, तब आप एक ऑफिसर की थिंकिंग रखते होंगे। सेकंड पॉइंट,
सेकंड पॉइंट होगा व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग किया। दस्तक क्या होता था? दस्तक एक प्रकार का टिकट होता था, रुपया होता था एक प्रकार का। अगर उस पर लिखा था द फ्री ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उसे दिखाकर आगे निकल जाते थे, पूरे भारत में किसी भी रास्ते से होकर जाया जा सकता था। उस पर लिखा था फ्री ट्रेड करना। WTO वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वही पूरी तरह इसकी तुलना इस तरह कर सके, यानी कि वैश्वीकरण का दौर एक प्रकार का तुलना करो तो ग्लोबलाइजेशन का दौर आपको वहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा। वो दिखाया और अपना सामान दिखा कर निकल गए, कोई टैक्स नहीं देना। इस तरह जो दस्तक का दुरुपयोग किया, वे भारत के किसी भी राज्य में जा सकते थे और अलग अलग राज्य में गए भी। आप देखोगे जो अंग्रेज होते थे अलग अलग राज्य में गए भी और जा सकते थे, गए भी जो अंग्रेज होते थे, समझे? जो अंग्रेज होते थे अलग अलग राज्य में जाते थे और टैक्स वसूलते थे, और फ्री कोई टैक्स नहीं, राजस्व वसूलते थे। और जब एक सामान को दूसरे राज्य में, अपने सामान को एक राज्य दूसरे राज्य के अंतर्गत लेकर जाना हो तो वो जो दस्तक होता था, दस्तक उनके पास, उस पर लिखा था द फ्री ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसे दिखाते थे और आगे निकल जाते थे। इस तरह की नीति अपनाए हुए थे। चलिए कहानी को आगे ले चलते हैं। थर्ड पॉइंट काफी मैंने बनाओ। थर्ड पॉइंट, बंगाल का कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। हमने आपको बताया जो बंगाल था वो बहुत ही समग्र और उपजाऊ और शक्तिशाली क्षेत्र था, लेकिन वहाँ का जो कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह चौपट हो गया। कारण आप समझ सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, दोबारा फिर बताऊंगा। तो आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, बंगाल का कपड़ा उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। पॉइंट बना कर लिखोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। आपको एक ही बार रिविजन करने में आसानी होगी, एक बार रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा। बंगाल का कपड़ा उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। उस समय कपड़ा उद्योग के लिए बंगाल को पूरे विश्व में जाना जाता था। जी हाँ, जो बंगाल का कपड़ा उद्योग था ना, वहाँ की इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री थी, वहाँ की कंपनियाँ थी, वो जो कपड़ा बनाती थी उस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था वो, लेकिन वो पूरी तरह चौपट हो गया। अब एक बात बताओ आप, जब पूरी तरह उनके कामकाजी छीन जाओ, बिल्कुल इस तरह वर्तमान समय में जिस तरह कोरोना वायरस आपको दिखाई देगा, कामकाज पूरी तरह चौपट वही दिखाई देगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक था वहाँ का मंजर। 1765 से लेकर 1772 तक का जो समय था, उसका मंजर इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, लाखों लोगों की जान ले ली थी बंगाल के काल में, समझिए। कारण क्या था? यूरोप वासियों का भारतीयों पर किया गया शोषण, ये कारण था और कोई कारण नहीं था। एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर खा रहा था, इतना बुरी मात्रा में शोषण किया था किसने? अंग्रेजों ने। आप थर्ड पॉइंट में नोट कीजिए, बंगाल का कपड़ा उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। उस समय कपड़ा उद्योग के लिए बंगाल को पूरे विश्व में जाना जाता था। बंगाल के अंदर एक ही कपड़ा फेमस था, वो था रेशम का कपड़ा, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। बंगाल के अंदर जो कपड़ा फेमस था, नंबर तीसरे पॉइंट में आप लिखते जाना कि बंगाल के अंदर एक ही चीज़ फेमस थी, वो कौन सी थी? कपड़ा उद्योग वहाँ का। और वहाँ का कपड़ा उद्योग के अंदर भी जो कपड़ा फेमस था वो भी रेशम का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था बंगाल के अंदर। आज भी जाओगे आपको बंगाल के अंदर इस तरह के जो वहाँ की जो सड़कों पर बैठी हुई औरतें होती है ना, सर्दियों के समय में आपको दिखाई देंगी, वे शॉल बेचती दिखाई देगी, अलग अलग कपड़े दिखाई देंगे रेशम के आपको, समझे? रेशम का जो कपड़ा होगा बहुत अच्छा कपड़ा होता है। सर्दियों में भी गर्मियों में अलग अलग कपड़े आते हैं, अलग अलग स्टाइल में, अच्छा माना जाता है जो रेशम का कपड़ा होगा, यही कारण है। लेकिन उस समय 1770 और 65 के बीच का जो समय था, 72-65 के बीच का जो समय था, उस समय इतनी बुरी मात्रा में शोषण हुआ, सारी इंडस्ट्री बंद कर दी गई, कोई काम नहीं करने वाला था, कोई मजदूर काम नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि रेशम का उत्पादन ही नहीं हो रहा था। और जैसे में रेशम का उत्पादन होता, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी होते थे वे ज़्यादा अधिक मात्रा में टैक्स वसूलते थे, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में शोषण करते थे भारतीयों का। चलिए कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट। कहानी को आगे ले चलते हैं। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नोट करो। क्या होता था? इंग्लैंड के डायरेक्टर होते थे, वे डायरेक्टर का एक ही काम था, जो डायरेक्टर होते थे इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे, उनका एक ही काम था कि भारतीयों को ना कच्चा रेशम का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करो, कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ उत्पादित करनी होगी, वो क्या होगा? कच्चा रेशम। ये जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे, तो कंपनी के डायरेक्टरों का एक ही काम था, जो कंपनी के क्या होते थे? डायरेक्टर होते थे, उनका एक ही काम था कि कंपनी को ऑर्डर दे। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के जो डायरेक्टर थे, उनका काम था कंपनी को ऑर्डर दो, और कंपनी को ऑर्डर देकर उसके बाद कंपनी को ऑर्डर देने के पश्चात क्या करो कि आप इन्हें प्रोत्साहित करो कि कच्चे रेशम का उत्पादन करो। ऐसा ना करो कि जो ये देखो रेशम पैदा किया यहीं जैसे रेशम पैदा किया तो यहीं इसका कपड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर अलग अलग देशों में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो भारतीयों को फायदा होता था। लेकिन
इस काम के लिए कंपनी ने इनके कामों में हस्तक्षेप किया। तो क्या किया फिर, इन्होंने हतोत्साहित किया। हतोत्साहित करने के बाद इन्होंने कहा कि अब आप सिर्फ एक ही काम करोगे, क्या, कच्चा रेशम उत्पादन करोगे, सूत काटोगे हाथों तक, समझिए अंगूठों तक। तो उन्होंने और कुछ नहीं करोगे, आप कपड़ा यहाँ नहीं बनाओगे। और उसका काम था कच्चा माल भरे जहाज में ले गए और यूरोप में ले गए और वहाँ तक कपड़े बना कर लेकर आए और यहाँ अधिक मात्रा में भारतीयों को बेच रहे। ये इसका काम था, किसका, इंग्लैंड का काम था। ऐसा काम होता था, इंग्लैंड ये करता था और अधिक मात्रा में मुनाफा कमाता था। क्या कहा तो इस तरह जाओ, जो इंग्लैंड यहाँ तो रेशम भर कर लेके जाता था, जो यहाँ कंपनी रेशम भर कर लेके जाती थी ना, यहाँ तो इंग्लैंड में पूरी दुनिया को जो कपड़े पहनाते थे, पूरी दुनिया इंग्लैंड वाले पूरी दुनिया को कपड़े पहनाते थे। इस तरह आपको इस तरह दिखाई देगा, इस तरह का प्रशासन दिखाई देगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऐसा काम करती थी। अब बताओ भारतीयों का अधिक मात्रा में शोषण है कि नहीं है। चीज़ों को समझ लो, पहले समझो, फिर डिस्क्रिप्टिव लिखो। आपको भी बोरिंग से लगेगा, लेकिन बेटा बोरिंग नहीं है, समझ गए। ये बोरिंग काम जो करेगा वही तो आगे होगा। लिखो 4th पॉइंट, इंग्लैंड में डायरेक्टर, लिखो इंग्लैंड में डायरेक्टर होते थे। इनके द्वारा आदेश दिया जाता था कि भारत में रेशम कपड़े को हतोत्साहित करिए। इनके द्वारा आदेश दिया जाता था कि भारत में रेशम कपड़े को हतोत्साहित करिए। कपड़े का निर्माण नहीं होना चाहिए। कपड़े का निर्माण, समझ गए आप, कि कपड़े का निर्माण नहीं होना चाहिए। कपड़े का निर्माण कहाँ होना चाहिए, इंग्लैंड के अंदर, और बेचेंगे कहाँ, फिर भारतीय बाजारों में, और वो भी कौन से दाम पर, महंगे दाम पर, टैक्स लगाकर। ये प्रॉफिट था उनका, समझे। आज भी तो यही है। आपको बताऊं भारत के लोगों की आज भी क्या प्रॉब्लम है। जो MSME दिखाई देगा यहाँ का क्षेत्र, मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र जो दिखाई देगा यहाँ का, इस क्षेत्र का, तो जो MSME क्षेत्र होगा, MSME जहाँ आप हम लोग रहते हैं, जो चाय पकौड़ी इनकी दुकान लगाता होगा, पंचर वाला होगा, कोई आसपास का जो छोटे छोटे क्षेत्र में काम करते होंगे, आप खेतों में काम करते होंगे, छोटा जमीन का टुकड़ा होगा आपके पास, वही तो प्रॉब्लम, उसे बोलते हैं MSME, मध्यम सूक्ष्म लघु क्षेत्र के जो लोग होंगे वे उन्हें MSME बोलते हैं। आज की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। उनका काम हो क्या, अपना गेहूँ पैदा किया, तो आप क्या करते हैं, उसका अच्छे दाम लेने के लिए आप क्या करते हैं, मंडी पहुंचाते हैं। मंडी में तो क्या होते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में बिस्कुट बनता पार्ले जी, और फैक्ट्री कहाँ, शहर के अंदर। वो शहर फैक्ट्री बनाकर और यहाँ हमें लाकर फिर हमें बेच देती है। देखो अनाज था, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही जाकर, मैन्युफैक्चरिंग हो रही शहर के अंदर जाकर। तो प्रॉफिट में कौन है, शहर। देखो शहर की स्थिति और हालत कैसी सुधरी हुई दिखाई देगी आपको। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहना चाहिए, ऐसा कहा था मनमोहन सिंह ने किसी समय में कि एक काम करो, हमें सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रमोट करना चाहिए, जो MSME क्षेत्र है ना, उसे बढ़ावा देना चाहिए। जो प्रोडक्शन शहर के अंदर होना है, जब वो प्रोडक्शन केवल भारत के छोटे क्षेत्र के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो याद रखना तब हम प्रगति की ओर। क्यों, आज भी जो गरीब जनसंख्या भारत की, और भारत के लोगों को, ग्रामीण लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे ना, रोजगार भी तो मिलेगा। यही कारण तो मनमोहन सिंह ने यूँ कहा था कभी किसी समय में 2007-8 की बात शायद ये, उस समय यूँ कहा था कि हम सिर्फ MSME क्षेत्र को प्रमोट करना हो, तब जाकर आप भारत जैसे देश को विकसित देश बना सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार दिखाई देगी ना, उसकी हालत कुछ और ही दिखाई देगी आपको, है नहीं। उसका सिर्फ एक ही काम है, क्या, कि शहरों को प्रमोट करना। जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र को प्रमोट नहीं करने के ना, जो क्यों आपको बताया, आपको पता कि ऐसी कोई बात नहीं जो आप जानते नहीं, लेकिन जो पता गलत ही पता। तो जो छोटा क्षेत्र होगा ना, आज भी उसकी यही प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, मैन्युफैक्चरिंग हो उसे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, और वो भी गांव वाले क्षेत्र में, रूरल एरिया में उसका निर्माण करना। फैक्ट्री कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लगाना, है ना, उसके अंदर लगाना, ताकि गाँव के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन फैक्ट्री और कंपनियाँ पता कहाँ होगी, ये होगी बाहर, वो भी शहर के क्षेत्र में होगी, शहरी क्षेत्र में होगी। ये शहरी क्षेत्र में होगी और समस्या खड़ी हो जाएगी इनके लिए। यही कारण है कि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होंगे वे बेरोजगार हो जाएंगे, समझ गए। जब तक आप पार्ले जी बिस्कुट को गांव में नहीं बनाने के ना, तब तक आप एक अमीर देश नहीं बन सकते, तब तक आप विकसित देश नहीं बन सकते। पार्ले जी बिस्कुट का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सी चीज़ें होंगी, समझिए। जो मैं रहा हूँ मार्कर देख रहे हो, मार्कर, इसमें जो मटेरियल होगा, ये पूरा का जो मटेरियल होगा प्लास्टिक, ये चाइना था आ गई, तो प्लास्टिक होगी ना, ये चाइना था आ गई, इसके एक चीज़। तो अगर हम ऐसा कुछ ऐसा ही किया जाए, इसे गाँव में बनाना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर जो इंक होगी वह कहीं और से आ गई, इसके अंदर जो नीप होगी आगे की वह कहीं और से आ गई, इस तरह तो सब चीज़ अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग जगह होगी। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, आपका माइंड डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस हिस्ट्री के फैक्ट का आपको कोई काम नहीं होने वाला। जो मैं हिस्ट्री के फैक्ट बता रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं होने वाला। इससे आप पर्सन कर सको छोटे मोटे, बस वैसे ही। चलिए, तो पता लग गया आपको।
इंग्लैंड में कपड़े के डायरेक्टर होते थे, उनके द्वारा आदेश दिया जाता था कि कपड़े का निर्माण नहीं होना चाहिए, कपड़े के निर्माण को हतोत्साहित करना होगा और कच्चे रेशम को प्रोत्साहित करना होगा और उन्हें रेशम का धागा लपेटने के लिए उत्साहित करना होगा। उन्हें किन्हें, जो जुल्हाए होंगे, जो रेशम का धागा लपेटने के लिए उत्साहित करना होगा। इस तरह अंगूठों तो, लेकिन क्या किया जो वहाँ के जुल्हाए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि कुछ होने वाला तो है नहीं, हम ऐसा काम करने वाले नहीं, हमें घाटा होने वाला। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी ना, कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने अपने अंगूठे काट लिए। अब बताओ क्या करोगे तुम लोग, उन्होंने अपने अंगूठे काट लिए। आप समझ सकते हैं अंगूठे क्यों काटते, कोई अपना अंगूठा काटता है इसलिए काट लिया अपना अंगूठा, ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सके, मैं सुकून से जी सके, समझे, इसलिए काट लिए अपने अंगूठे। अगला पॉइंट, और क्या, किसानों को अत्यधिक राजस्व वसूला गया। आप 5 पॉइंट पर लिखो, किसानों को अत्यधिक, किसानों से अत्यधिक राजस्व, रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, रेवेन्यू वसूला गया। लिखते जाओ सब बच्चे, वसूला गया। अब बताओ, जब इनका इतना ज़्यादा राजस्व वसूल लिया आप कि उनके खेत के अंदर जो प्रोडक्शन वो उत्पादन ही नहीं हो रहा और उसका अधिक मात्रा में राजस्व वसूला जा रहा, तो फिर कौन किसान खेती करना चाहेगा। अर्थात आप समझ सकते हैं किसानों ने क्या किया होगा, किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। जो किसान थे, जब उनका राजस्व वसूला जा रहा, अब ले लो टैक्स कहाँ से लोगे, तो किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। तो आप लिख सकते हैं किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, अर्थात किसानों ने, ऐसे लिख सकते हैं, वसूला गया परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। कि किसानों से अत्यधिक राजस्व वसूला गया, तो उसके बाद किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। और जैसे किसानों को खेती करना, एक बात बताओ, आप जिस गांव में रहते होंगे या शहर के अंदर रहते होंगे, जब वहाँ जो खाद्यान्न चीज़ें, खाने की पीने की चीज़ें तब वही नहीं होने की, तो क्या होने वाला, आप अंदाज़ा लगा लो, खुद सोचो, अपने दिमाग में जोर डाल लो। यूनियन जो मैं फैक्ट बताऊंगा वही उठाकर रट लिए, आप अपने दिमाग तो सोचो क्या होगा। जब खाद्यान्न जो क्षेत्र होगा, इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उत्पादन ही नहीं हो रहा। जब उत्पादन नहीं होगा, जो खाद्यान्न क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत उत्पादन, जो ग्रामीण गांव वाला क्षेत्र होगा, आपको तो पता भारत पहले भी कृषि प्रधान देश है, तकनीक तो इसके पास आज भी कमी और पहले भी कमी थी, समझे, और तकनीक को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा। आप अपने को देख लो, आप बीए कर रहे होंगे अधिक मात्रा में, जो वीडियो देख रहे होंगे, है नहीं, बीए को प्रोत्साहित कर रहे, बीटेक करना कोई पसंद नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप बीटेक करो कुछ मिलने वाला नहीं। अब बीटेक करने का मतलब क्या होता है, तकनीक पैदा करना। तो हमें ऐसे शिक्षा ढांचे का इस्तेमाल करना, वो निर्माण करना होगा जिस तकनीक को प्रमोट किया जा सके। ये वर्तमान में चीज़ों को वर्तमान तो जोड़ के बताऊंगा आपको, शायद ही आपको कहीं मिलेंगे इतनी चीज़ें बताऊंगा। ये सुनते जाओ, क्या नहीं उत्पादन, क्या नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं होना, उत्पादन नहीं होने का, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो अकाली पड़ने वाला, फिर तो लोग भूखे मरेंगे, अर्थात अकाल पड़ना स्टार्ट होगा। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा, शायद कारण क्या, कारण अकाल पड़ने का कारण आप समझ गए, अंग्रेजों की नीति, अंग्रेजों का शोषण, है नहीं, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज बोलना पड़ेगा, अंग्रेज या औपनिवेशिक सत्ता का शोषण कह सकते हैं आप, है नहीं, औपनिवेशिक सत्ता का शोषण कह सकते हैं, उनका। अब आप ऐसे कह सकते हैं, बंगाल के जो अकाल था ना, उसने प्रदर्शित कर दिया कि जो ब्रिटिश सत्ता थी ना, उसका वास्तविक चरित्र सामने आया, लोगों के वास्तविक चरित्र सामने आया कि कोई इंसान इतने दर्दनाक भी हो सकते हैं, इतने बेरहम भी हो सकते हैं, जिनके अंदर पत्थर का दिल हो, ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। वास्तविक चरित्र सबके सामने आया, किसका, अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र सबके सामने आना स्टार्ट हुआ। यही कारण था, बंगाल के अकाल ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब ये होने वाला, जिसे सोच कर भी आप हैरान नहीं होने के, अब पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे विद्रोह होने वाले हैं, और वे विद्रोह मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टरों में कि छोटे छोटे क्यों, आप समझ गए होंगे। जिस क्षेत्र में, चलो मैं एक बात बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले अपने बाबा से बात कर रहा था, तो बात करते करते उन्होंने पाया कि जो हमारे यहाँ गांव में भी अंग्रेज रहा करते थे, जब में अंग्रेज रहा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के गाँव के जो अंग्रेज थे ना, हमारे गाँव के लोगों का शोषण करना स्टार्ट किया। तो एक अंग्रेज को बहुत बुरी मात्रा में मारा था, कई सारी भीड़ ने मोबिलिचिंग कर दी थी, जो वर्तमान समय में होती रहती है, वो कर दी थी। ये तो आप समझ सकते हैं। और गाँव के लोगों ने सब ने मिलकर, जहाँ गाँव के बाहर रहते थे अंग्रेज, उनका अधिक मात्रा में विद्रोह किया था। ये मैंने अपने बाबा से सीखा।
उन्होंने विद्रोह किया था। तो छोटे छोटे क्षेत्र थे, बड़े कोई भी बड़ा विद्रोह नहीं आया था। अब बाद में देखोगे, बाद में जाकर एक विद्रोह होगा, सब विद्रोह का एक ही बाप होगा, वो कौन होगा आप समझ सकते हैं, 1857 का विद्रोह। और मेरा अल्टीमेट गोल इस सब चीज़ को पढ़ाकर सिर्फ उसी विद्रोह को लेकर जाना। उस विद्रोह की मैं अभी नींव रख रहा हूँ, समझे। उस विद्रोह की अभी नींव रखी जा रही, रखी नहीं गई, अब रखी जाएगी। समझने की कोशिश करो क्या होगा, ये लेक्चर की भावना समझो। तो समझ गए, उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन जब नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, अकाल पड़ने वाला, भूखमरी आ जाएगी। अकाल क्या पड़ने वाला, अकाल पड़ने वाला, अर्थात भूखमरी आ जाएगी। और वो आई। लगभग बंगाल की जनसंख्या का 1/3 यानी 33% पूरी जनसंख्या का, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। लोगों ने ना मिट्टी भी खाई, घास तक खाया। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार जो बंगाल का इतिहास पढ़ोगे जब जाकर तो पता लगेगा आपको, वहाँ के लोगों ने मिट्टी और घास तक खाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नसीब ना हुआ, घास भी नसीब नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं क्या होगा, अधिक मात्रा में कुपोषित हो गए बच्चे, वैसे ही मारे गए भूख के कारण। अब आप बताओ, कोई भी कहर, कोई भी वायरस क्या होगा। चलिए शायरी याद आती है, सुनाता हूँ आज, सुनो। शायद आज वर्तमान समय शायरी, शायद कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गए थे हम, शायद कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गए थे हम। मेरे फेवरेट राइटर की शायरी, शायद कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल गए थे हम, यही वजह थी कि लौटकर घर को जाना पड़ा। हमारी जान इस इकोनॉमी से ज़्यादा कीमती थी, ये बताने के लिए इस दुनिया में एक वायरस को आना पड़ा। समझे, सुनते रहा करो मुझे बस। तो भूखमरी, अकाल बहुत अधिक मात्रा में, कहा इस तरह जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि पूरी जनसंख्या का 33%, बंगाल के अंदर जितनी भी जनसंख्या थी उसका 33% भूखमरी के कारण मारा गया। अर्थात आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। जब तक आप सोच रहे हैं ना टॉपिक को लेकर तो कुछ नहीं होने वाला, कितना ही पढ़ते जाओ। 33% 1/3 जनसंख्या कह सकते हैं, 1/3 जनसंख्या बर्बाद होगी। बर्बाद क्या होना था, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सिर्फ एक चीज़ के कारण, भूख के कारण। कारण क्या था, अंग्रेजों की नीतियाँ, अंग्रेजों की पॉलिसी, अंग्रेजों का शोषण, यही कारण था उसका। और क्या आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अंग्रेज बेकार थे। कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे, कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीयों का पक्ष करते थे। उन्होंने आवाज़ उठाई, 1772 के बाद तो ये सब खत्म ही हो गया था। उन्होंने आवाज़ उठाई इंग्लैंड की संसद में, और एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया, जंग बहस हुई संसद के अंदर, इंग्लैंड की संसद के अंदर। और एक व्यक्ति का नाम मिलता, आप उन्हें ऐसे कह सकते हैं, जो बंगाल के लोग हैं ना उनके लिए भगवान कह सकते हैं, बंगाल के लोगों के भगवान आप ऐसे। इंग्लैंड वासी, उसका तो नाम बताना ही होगा। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, आइए जान लेते हैं। इनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्या कहते हैं, कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी सरकार नहीं होगी जिन्होंने इस जनता का इतनी अधिक मात्रा में शोषण किया हो। ऐसी कोई भी सरकार, इंग्लैंड की संसद में इंग्लैंड को भाषण दिया, और उनका भाषण बड़ा ही फेमस हुआ। और उस टाइम पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक तो है नहीं, जो 1 मिनट में लेक्चर दिया यहाँ पहुँचा। अखबार महीने वाइज आते थे, पढ़ाऊँगा आपको, 1 महीने का एक अखबार आता था, समझे, हफ्ते वाइज अखबार आते थे। प्रिंटिंग प्रेस का इतना निर्माण हुआ था, आपको बताऊँगा, देखो धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टेटमेंट दिया, आप लिख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद में कहा कि कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती, इतनी लोभी नहीं हो सकती जितनी कि इंग्लैंड की सरकार। इंग्लैंड का ही व्यक्ति इंग्लैंड को ही कह रहा। अब आप बताओ, अंदाजा लगा लो कि मनसाई कैसी रहेगी, कितना शोषण किया होगा। इंग्लैंड का व्यक्ति इंग्लैंड की संसद में इस तरह का लेक्चर दे रहा हो, और इंग्लैंड को ही दे रहा हो, समझे। इंग्लैंड के पास ही सबसे पहले साम्राज्यवादी ढांचा, अगर लोकतंत्र की खुशबू कहीं से अगर पूरी दुनिया में आती है तो याद रखना वो इंग्लैंड ही है, समझ गए। अब बताओ लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या क्या कह के चले आते हैं, और बताता हूँ। चलो तो ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब एक स्टेटमेंट और आता, बाद में जाकर एक स्टेटमेंट और आता, वो आता के.एम. पनिकर का। ये भारतीय इतिहासकार है, मुझे 2 बुक पढ़ी मैंने इनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो भी बंगाल के ऊपर थी, जो बुक मैंने पढ़ी बंगाल के ऊपर, आप पढ़ना। के.एम. पनिकर नाम है इनका, भारतीय इतिहासकार है। ये क्या कहते हैं, आइए हैशटैग लगाएगा, हैशटैग SN लगा कर लिख लो आप, के.एम. पनिकर, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार। प्रसिद्ध आप लिखो, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, प्रसिद्ध। इनके स्टेटमेंट याद रखने, पेपर में पूछे गए हैं। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर। के.एम. की हिंदी में इससे लिखा रहा है के.एम.
के एम पनिकर के एम पनिकर ने 1765 से 72 के समय को 1765 से 72 ईस्वी के समय को लूटपाट और बेशर्मी का काल कहा है। बेशर्मी का काल कहा है। और तो और ये जब अपनी बुक में लिखते हैं, इन्होंने बुक लिखी के एम पनिकर ने बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के विकास को लेकर इन्होंने बुक लिखी, तो उन्होंने इतना भी कह दिया, इस बुक के अंदर इतना भी कह दिया कि यो ना जो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक का जो समय था, यो राज्य था ना, यो राज्य नहीं था, बंगाल नहीं था, यो डाकुओं का राज्य था। इतना बड़ा स्टेटमेंट देके चले गए। ऐसा किसने कहा? के एम पनिकर ने कहा। के एम पनिकर हु दैट इज द इंडियन हिस्ट्रिकल प्रोफेसर के एम पनिकर, यानी ये भारतीय इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। लिखना जायज़ भी है, आप समझ सकते हैं। चलिए, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव था उसने कुछ सुधार किए। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कुछ सुधार किए उसी समय। आइए जान लेते हैं उसने क्या क्या सुधार किए। आप कॉपी में हेडिंग बनाओ, रॉबर्ट क्लाइव के सुधार, रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधार करो, रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधार। पहले देखो इसने क्या किया, कोशिश तो करिए इसने। चलिए इन्होंने कुछ तो कोशिश करी। देखिए, जो दस्तक होता था ना, दस्तक पर रोक लगा दी। अब बताओ, एक बात बताओ करिए, जो अंग्रेजी सैनिक होंगे उन्हें अच्छा लगेगा कि आप दस्तक पर रोक लगाओ। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दस्तक पर रोक लगाई गई। पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासनिक सुधार क्या क्या होंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दस्तक पर रोक लगा दी। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने दस्तक पर रोक लगाई, सेकंड पॉइंट में आप लिखिए, अंग्रेजों को ना पेंशन दी जाती थी उसी समय। जैसे कोई अंग्रेज के दो, एक ही घर के दो सैनिक, एक बंगाल के अंदर, एक मद्रास के अंदर, इस तरह अगर दो सैनिक होते थे तो उन्हें भी भत्ता दिया जाता, इन्हें भी भत्ता दिया जाता। भत्ता मतलब पेंशन दी जाती थी। तो इस तरह की जो पेंशन होती थी ना, इस तरह इस पर भी रोक लगाई। तो भत्ते पर भी रोक लगा दी। जो भत्ता होता था ना, रोक लगा दी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। एक बात, चलो रोक लगाइए, कोई बात नहीं। सी पॉइंट में तीसरा जो पॉइंट होगा, इसमें देखो क्या हुआ। आगे क्या हुआ, जब रोक लगा दी तो जो अंग्रेज अंग्रेज और सैनिक थे, कंपनी के अंग्रेज और सैनिक थे, इन्होंने मिलकर एक विद्रोह कर दिया रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को जिस नाम से जाना जाता, उस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। और पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ। तो याद रखना, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ। श्वेत विद्रोह हुआ किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ये आपको बात याद रखनी है। तो श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ? उसके बाद क्या हुआ? समय बीत जाता और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आगा। अब जो कंपनी का गवर्नर बना के भेजा जाएगा ना, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम और कानून और चार्टर आएगा, एक एक्ट आएंगे, अधिनियम आएंगे, जो इंग्लैंड के द्वारा प्रस्तावित होते थे। अब उसके बाद 1773 के बाद सब कुछ बदलने वाला। 1773 के बाद जो कंपनी का बंगाल का कंपनी का गवर्नर बनकर आगा, तो याद रखना वो था वारन हेस्टिंग। अब आप हो गया, आप यहाँ तक क्यों, आप तो 72 पढ़ाना था, इसे क्यों बता रहे? एक मिनट रुक जाओ। वारन हेस्टिंग कंपनी का गवर्नर बनकर आने वाला। याद रखना, वारन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। कौन? वारन हेस्टिंग। और पूरे भारत का पहला गवर्नर था वो वारन हेस्टिंग। कंपनी का प्रथम, जो पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब नियंत्रण करना, कंपनी में नियंत्रण करना। और कंपनी का काम था जो प्रशासनिक सुधार है वो चलाना है भारत के अंदर। तो वारन हेस्टिंग को भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है।
ऐसा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रस्ताव रखा गया था। मैं जो रेगुलेटिंग एक्ट है सब क्रम वाइज पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो ये मेरा आज का बंगाल में किस तरह कि ब्रिटिश सत्ता के बाद किस तरह कि बंगाल में किस तरह अकाल पड़ा, अब आप समझ गए होंगे कि कितनी अधिक मात्रा में शोषण हुआ होगा। समझिए उस टाइम उस वक्त लोगों की क्या हालत रही होगी, आप समझ सकते होंगे। अगर आपके अंदर भावनाएं होंगी तो आप समझ जाओगे। आज कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है इसके सामने। ठीक, ऐसी और भी घटनाएं इतिहास के अंदर छिपी हुई जिन्हें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपके सामने इतिहास को बहुत ही डिटेल्स रखने की कोशिश करूंगा। सवाल आपका एक नहीं बचने वाला, ये गारंटी मेरी। जो सवाल होंगे ना आपके, एक भी सवाल नहीं बचने वाला आपका, मेरी ये गारंटी। कोई भी एग्जाम ले रहे हो, कोई भी, टाइम तो लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एक साथ पढ़ना, क्वेश्चन दूंगा। बस किसी तरह आप 1857 के विद्रोह पर प्रवेश कर जाओ। जैसे ही आप 1857 के विद्रोह पर प्रवेश कर जाओगे, याद रखना हिस्ट्री को मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। हिस्ट्री एक मॉडर्न हिस्ट्री, वो बहुत ही उलझा हुआ विषय हो, समझ में नहीं आता। वो पूछा कैसे, एक बात बताओ करे, 1765 में जो बंगाल में हो रहा होगा, मैसूर में क्या हो रहा होगा, कर्नाटक में क्या हो रहा होगा, उसी समय एक जगह क्या थोड़ा ही तो इकट्ठा कर कंबाइन करके स्टाइल तो जिस तरह पेश करना होगा, वो तो इतिहासकारों को पता। और इतिहासकार हम भी एक प्रकार के छोटे मोटे इतिहासकार तो है ना, समझे। तो किस तरह पेश करना चाहिए ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके, समझिए, ताकि पर्सन भी हो सको और आप कुछ याद भी रख सको और कुछ पता भी होना चाहिए आपको। चलो, इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद जो दिमाग में बचा वो इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बंद कर दो, बंद करने के बाद सोचो आपके दिमाग में कितने पॉइंट आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो, यही हो आउटपुट। इनपुट महत्वपूर्ण नहीं होता कि पढ़ने को इतना पढ़ लो आप, आउटपुट बहुत महत्वपूर्ण। आउटपुट जब बचेगा जब आपने 24 घंटे में 2 बार रिविजन किया हो, समझे। 24 घंटे में 2 बार रिविजन करोगे तो तभी आपका आउटपुट बच पाएगा, लेकिन आपका आउटपुट नहीं बच पाएगा। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक था बंगाल का अकाल। 16 ने सोचे ये बात, क्यों? क्योंकि मैं इस पर पूरी बुक पढ़ा हूँ। कल मैं आपका वीडियो इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं लगा। मैं पूरे दिन यार कुछ नई बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, तो खाली हूँ। है नहीं, रघुराम साराजन साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब, आप पढ़ना कभी टाइम मिला तो। एक और पूरे दिन शेयर बाजार देखता रहता हूँ, ऊपर जा रहा है कौन, जा रहा है कौन, नीचे आ रहा है बाजार, कौन सी कंपनी में घाटा हो रहा है, कौन से पैसा कहाँ जा रहा है, किसके दाम बढ़ रहे हैं, किस घट, पूरा ये काम ऐसे बीत जाओ। लेकिन खाली नहीं रहता, आपको भी खाली नहीं रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, समझे। सिलेबस तो मैं सारा ही पूरा करवाऊँगा, लेकिन आपको बता दूँ मैं, अगर आपके पीछे से रिविजन नहीं होगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो पढ़ने वाला ना, पीछे का पढ़ते रहना और आगे का जीरो होते चला जाएगा, समझे। तो याद रखना उसे, जो पिछले वाला ना रिविजन करना बार बार। मुझे पता लगा कि मुझे बाद में जाकर पता चला कितना महत्वपूर्ण हो रिविजन करना यार, समझे। जो रिविजन करना हो कितना महत्वपूर्ण हो मुझे बाद में जाकर पता चला। इसलिए कापी के पन्ने पलट दो, समझे। कापी के पन्ने पलट दो और पीछे से रिविजन करो, समझ गए। सोशल मीडिया का शिकार न बनो, चैटिंग करनी छोड़ दो अगर करते होंगे तो। चैटिंग मत समझते हो, चैटिंग करना मतलब फेसबुक को बिजी रहना, स्टेटस देखना। अब आपको खुद ही सोचना कि स्टेटस बदलना या फिर स्टेटस लगाना। स्टेटस बदलना है, स्टेटस लगाना है, स्टेटस देखना, सब आपके हाथ में। जो भी होगा आपके हाथ में होगा। आपकी ज़िंदगी आपकी खुद ही, कोई इस पर रेगुलेट नहीं करने वाला। कोई कंपनी तो नहीं है रेगुलेट कर एक्ट बना के भेजिए। अब तो आप आज़ाद हो, है नहीं। ये बंगाल का अकाल नहीं है, जिस समय में जी रहे ये संसाधन है, मेरे सामने संसाधन है, संसाधन के माध्यम से भी बात पहुँचा रहा हूँ। है ये समय कुछ और है। आप 21वीं सदी के भारत में जी रहे, 18वीं सदी का भारत नहीं है। 18वीं सदी का भारत कुछ और हुआ करता था, यही हम सीख रहे। सीखना हो तो वहाँ तक सीख लो, समझ गए। पल पल 1 सेकंड की भी कीमत होगी, जो 1 सेकंड होगी ना आपके पास, उसकी भी कीमत होगी और चुकानी पड़ेगी भी ज़िंदगी में, समझ गए। मैं एक लड़की का इंटरव्यू देख रहा था, उसने बताया कि उसने 2 साल के बच्चे को, समझ लो 2 साल का बच्चा कितना हो, 2 साल के बच्चे को छोड़कर मेहनत करी। तो अब देख लो वो माँ कैसी रही होगी, 2 साल के बच्चे को छोड़कर मेहनत करी, 2 रैंक ले आई। 2017 की, अन्नू कुमारी नाम है उसका अच्छा इंटरव्यू लगा मुझे। ये 2 साल के बच्चे को छोड़कर मेहनत कर लिया। ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है इस दुनिया में, दिखाई देंगे आपको उसके अंदर, समझे। तो कुछ नहीं है आपके लिए। आप सोचते होंगे आपकी भावना तो हटकर थोड़ा ही हो सकता। कोई भी चीज़ ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अपनी धारणाएं गलत बनाई हुई, समझ गए। तो आज देखा मैंने किस तरह आपको पूरा का पूरा बंगाल के अंदर समझाने की कोशिश करी। इतना डिटेल तो कभी नहीं समझने के, और समझना भी नहीं चाहिए जितना मैं समझाऊंगा। लिखना बड़ा महत्वपूर्ण, और मैंने लिखाने की कोशिश करी है आपको, समझे, वही महत्वपूर्ण। ठीक है, कुछ आपको दिखाई देंगे इस तरह समझा कर तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप अच्छा समझा रहे लेकिन बचने का आपके पास कुछ नहीं, तो लिखना महत्वपूर्ण। इसलिए मैंने आपका नोट्स बनवाया। वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी काम नहीं चलने का। सोचो आप 2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे, मेरे माइंड में और आपके माइंड में धरती आसमान का अंतर दिखाई देगा, समझिए। क्योंकि मैं स्टडी करने के बाद
आपको पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने स्टडी किया होगा, तब जाके अपनी बातें बोल सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। आपने देखा बीच बीच में टॉपिक को लेकर कहीं और पहुँच जाता हूँ, क्यों? ये मेरा ज्ञान ही तो है। चलिए, देखा क्या क्या हुआ पहले इतिहास के अंदर, तो बहुत ही जल्द अब हम कल से जो वीडियो मिलेगा ना आपको, काफ़ी लोग दिखाई देगा आपको। जो कल से वीडियो मिलने वाले हैं ना, काफ़ी लोग दिखाई देंगे, बहुत गहन तरीके से जो होंगे, काफ़ी लोग दिखाई देंगे। तो आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आप जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बहुत बड़ा करके समझाता हूँ। पहले मुझे आप सुनो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मैं बोल के भी लिखवाता हूँ आपको। जो बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो या नहीं तो कोई टेंशन लेने को कोई आवश्यकता नहीं है आपको। मैं आपको सब बोल कर समझाऊँगा, सब बताऊँगा बोल कर, समझे? आइए अब मैं आपको कल नया चैप्टर पढ़ाऊँगा। नया चैप्टर स्टार्ट होगा इसी के अंदर, है ना? नए चैप्टर स्टार्ट होगा, मुझे वो मेरे पर डिपेंड करेगा कि कौन सा पढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ाना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, चाहे 2 महीने लग जाए, लेकिन करूँगा इस तरह कंप्लीट कभी, ताकि आपको अपनी कॉपी से बाहर ना जाना पड़े, समझे? इस तरह कंप्लीट करने वाला हूँ मैं, इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री जितना हो सके डेप्थ तरीके तक। वो भी डेप्थ नहीं ज़्यादा, वो भी फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, कोई पर्सन नहीं बचना चाहिए, समझिए? एग्जाम एसएससी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर ग्रुप बी का हो या फिर ग्रुप ए का हो, एग्जाम कोई सा भी हो, कुछ नहीं बचना चाहिए। एक बार सुनो, उस सुनने के बाद फिर लिखो, फिर बताओ क्या नहीं, क्या कौन सी चीज़ बाहर से आ रही, कौन सी चीज़ बाहर से नहीं आ रही। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक पढ़नी, कौन सी नहीं पढ़नी। ज़्यादा बुक पढ़ने से दिमाग माइंड आउट ऑफ चला जाएगा, समझे? तो सिर्फ मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।